चलिए दोस्तों, आप सभी का अभिवादन है। मैं देवेश कुमार पाठक, एस्ट्रोलॉजर, आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक महत्वपूर्ण चार्ट देने वाला हूं। ये चार्ट इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कई लोग शिकायत करते हैं कि अरे हमारे चार्ट में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं क्या। तो कई बार ये बताना पड़ता है कि आप झूठ सुनना चाहते हो या सत्य। अगर सत्य सुनना चाहते हो तो वास्तव में प्रॉब्लम्स हैं आपके चार्ट में, और झूठ सुनना चाहते हो तो फिर कोई एस्ट्रोलॉजर परेशान होकर फिर कह देता है सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करिए। ये परिस्थितियां होती हैं। तो अब ये चार्ट है हमारे सामने, ये बहुत बड़े एक पब्लिशर हैं, उनका चार्ट है जिनकी बुक्स न केवल इंडिया में विदेश में भी जाती हैं। उनके पिताजी ने वो बिजनेस स्थापित किया था और ये उनके सुपुत्र जी हैं, और उन्हीं के जो हेरिटेज था वो बच्चों पे चल रहा था। उन्होंने ही इनकी कुंडली का विश्लेषण कराया था। उनके 3 बच्चे थे, तीनों का कराया था। तो ये विवेचन मैं आपको दे रहा हूं। यहां पे हम देख सकते हैं बर्थ चार्ट, मून चार्ट और D9 3 चार्ट्स बने हुए हैं। 3 के आधार पे बहुत शॉर्ट विवेचन मैं आपको देना चाहता हूं, क्योंकि लंबा विवेचन हो जाता है लेंथी तो फिर आप लोग कहते हो कि बहुत ज्यादा हो जाता है, समझना मुश्किल। तो मैं शॉर्ट में विवेचन आपको महत्वपूर्ण दूंगा। जैसे ही चार्ट सामने आता है तो 1 मिनट में उसका पता चल जाता है कि चार्ट कैसा है, और एक पूरी रूपरेखा सामने आ जाती है। लेकिन उसका विवेचन करना चाहो तो पहले भी बता चुका हूं, 2.5 घंटे 3 घंटे तक कर सकते हो, क्योंकि कई तरह के योग बनाते चले जाओ, उन पे विवेचन करते चले जाओ। चलो इसको फिलहाल देखते हैं जरा शॉर्ट में। ये आप देख रहे हो, ये टॉरस, इसका मतलब है वृष लग्न का चार्ट है, और इसका जो लॉर्ड होता है वीनस, इसका मतलब शुक्र। हम देख रहे हैं ये यहां पर अपने नीच राशि में चला गया है, वर्गो कन्या में। तो अगर लग्नेश नीच का होके कहीं पर भी विराजमान हो जाए तो वो एक बहुत बड़ा मेलेफिक फीचर होता है हमारे चार्ट का, क्योंकि लग्नेश का सशक्त होना, पावरफुल होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर है। तो हमने क्या देखा कि लग्नेश कमजोर हो गया, वो नीच का हो गया, और इसकी राशि भी, इसकी जो डिग्रीज भी हैं वो भी बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब है लगभग 27-44, समझ लीजिए आप। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि बिल्कुल ये जिसको जेनिथ कहते हैं वहां पर है, स्टीप जिसको कहते हैं डेविलिटेशन, उस जगह पर है। 28 पे होता है वीनस, 28 पे इसको एक्सॉल्ट होता है और 28 पे डेविलिटेट होता है। ऑपोजिट वर्गों में, पाइसेस में उच्च का हो जाता है 28 पे। तो 27-44 इसका मतलब क्या हो गया? लगभग उसी जगह पर। तो यह बहुत ही अच्छी परिस्थिति नहीं है। आगे देखते हैं। आगे हमने देखा, आगे बताऊंगा इसके बारे में क्या हुआ। तो आगे यह है, हमने देखा कि यहां पर केतु भी विराजमान है। अब केतु की क्या परिस्थिति हुई? केतु भी नीच का हो गया, क्योंकि आप समझते हो राहु जो होता है वो टॉरस में उच्च का होता है, और केतु स्कॉर्पियो में उच्च का होता है। अब इसके जस्ट इनवर्स हो गए, तो केतु यहां नीच का हो गया और राहु यहां नीच का हो गया। क्या देखा? अभी केवल यहां पे लग्न पे चल रहे हैं, और 3 हमारे प्लैनेट नीच के हो चुके हैं। आगे देखते हैं। दूसरे हाउस में सैटर्न है, अपनी फेवरेट जिसको कहते हो मरकरी की राशि में, जेमिनी में। तो राशि तो ठीक है, लेकिन हाउस ठीक नहीं है, क्योंकि हाउस होता है फैमिली का, तो हाउस होता है एसेट्स का, तो हाउस होता है सेविंग्स का, तो हाउस होता है हमारी लैंग्वेज का, तो हाउस होता है हमारे भोजन का, बेसिक एजुकेशन, कई चीजें होती हैं। तो अब सैटर्न जब यहां आ जाता है तो ये बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं देता है। अब चूंकि यहां सेकेंड हाउस में है तो इसकी देखिए दृष्टि भी 4th पे आएगी पहली, फिर उसके बाद इसकी दृष्टि कहां जाएगी? 8th पे जाएगी, और फिर इसकी दृष्टि कहां जाएगी? 11th पे जाएगी। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इसकी जो दृष्टियां होंगी वो, ये दृष्टि इसकी भले ही ठीक हो क्योंकि इसका सिग्निफिकेटर होता है, बाकी इसकी जो ये आएगी सुख भाव पे दृष्टि आएगी, वो भी दिक्कत करने वाली। और यहां राशि भी आप देख रहे हो कौन सी है? लियो, इसके एनिमी की। और फिर जब हमने इसको आगे देखा तो ये यहां पे आया पाइसिस पे, इसका मतलब आय भाव, यहां पर भी इसकी दृष्टि आई। तो इसीलिए सैटर्न को यहां बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि आय भाव ये एफ्लिक्ट कर देता है। चलिए आगे देखते हैं। अब वीनस देख ही चुके 5th हाउस में। आगे हमने देखा कि 6th हाउस में मार्स, सन और मरकरी है। मरकरी यहां रेट्रोगेट है।
अब मार्स, सन और मरकरी है, 6th हाउस है, 6th हाउस काय के लिए करता है सिग्निफाई, तो बीमारी करता है, तो फिर साथ ही डेट करता है, इसका मतलब जिसको कर्ज कहते हो, तो फिर क्या करता है ये हमें लिटिगेशन में ले जाता है, सफरिंग्स में ले जाता है, तो 6th हाउस इसके लिए जाना जाता है। ये एक प्लेटफॉर्म भी होता है, बहुत अच्छा ध्यान रखिए। 6th हाउस जो है चूंकि ये उपचय भाव है, 3, 6, 10, 11, तो इसको एक अच्छा भी भाव मानते हैं 6th हाउस को। आप देखिए जितने भी अच्छे अच्छे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या जितने भी अच्छे अच्छे IAS या जो क्लास 1 ऑफिसर्स हैं या फिर जो जजेस वगैरह हैं, वो प्लेटफॉर्म इसको माना जाता है करियर का। यहाँ बहुत अच्छा उनका प्लेसमेंट होता है, तब फलित होता है जाके हमारा 10th हाउस। तो अब यहाँ हम मार्स, सन और मरकरी देखते हैं, जरा देखते हैं क्या स्थिति है। अब ये है यहाँ कौन सी राशि है, लिब्रा। लिब्रा का मतलब तुला। अब तुला में सूर्य जो है नीच का हो गया, देखो फिर यहां पर वही परिस्थिति आ गई। मार्स भी यहां पर बहुत स्ट्रांग नहीं है, उसका भी जो है बहुत कम जिसको कहेंगे डिग्रीज हैं, 0040 केवल। तो इसका मतलब यह हो गया कि सन, मार्स और मरकरी यहां पर हैं 6th हाउस में, तो ये भी बहुत अच्छी परिस्थिति यहां पर नहीं बन रही है। 6th हाउस वैसे भी मेलिफिक है और यहां पर सन जो है वो कैसा हो गया, डेबिलिटेटेड हो गया, नीच का हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने देखा यहां राहु और मून। अब यहां पर एक चीज और है बताने वाली सन और मरकरी में, कि मरकरी यहां पर रेट्रोगेट भी है और साथ ही साथ ये कंबस्ट भी है, जो इसकी डिग्रीज है उस हिसाब से। 8th हाउस, 7th हाउस में देखा राहु और मून। मून यहां ग्रहण दोष से प्रभावित है, देख लीजिए। और साथ ही साथ एक और विशेष बात है, और वो ये है ग्रहण दोष के साथ साथ नीच का भी हो गया। ये देख लीजिए यहां स्कॉर्पियो में है, नीच का होता है, तो ये भी अब आप देख रहे हैं हर जगह, जहां पर भी, यहां भी नीच का है, यहां भी नीच का है, यहां भी नीच का है, और देखो यहां भी नीच का है, तो ये नीच का हो गया। अच्छी परिस्थिति नहीं कही जा सकती। आगे देखा हमने, अब ये 8th हाउस का लॉर्ड जो है जुपिटर, वो 10th में, साथ ही साथ में 11th हाउस का 10th में। अब 11th हाउस का आय का भी बताया था, आय का भाव होता है ना, गेंस का भाव होता है। वहां से देखो ये 12 में आ गया 12th में, और 8th का भी है 12th, तो इसका मतलब क्या है 8th का भी 10th में गया और यहां से 12th में आ गया। तो दोनों ही परिस्थितियों में जुपिटर यहां पर हमें अच्छी, जिसको बेनिफिक कहते हो, वो रिजल्ट्स देने वाला नहीं है। तीसरा पॉइंट, जुपिटर अकेला है, रेट्रोगेट है, सतविषा नक्षत्र में है। सतविषा नक्षत्र किसका होता है, ये राहु का होता है। तो एक तो अकेला है, रेट्रोगेट है, राहु के नक्षत्र में है, और राशि भी शनि की है, कुंभ। तो इसका मतलब क्या है, केंद्राधिपत्य दोष कहते हैं आप, वो परिस्थितियां ये यहां पे बना रहा है। 10th हाउस में परिस्थितियां विपरीत है, क्योंकि जुपिटर ना तो अपनी राशि में है और ना तो किसी के साथ एसोसिएट कर रहा है, और अपने से यहां 12th है और ये 8th हाउस का लॉर्ड है। तो जुपिटर यहां बिल्कुल भी कारक नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे देखा हमने ये मून चार्ट को। अब मून चार्ट में क्या हुआ कि मून और राहु लग्न में आ गए, केतु यहां पर आ गया, जुपिटर सुख भाव में आ गया। इसी तरह से हम देख सकते हैं वीनस 11th में चला गया। अब वीनस जब 11th में चला गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आय भाव में चला गया। अब जब ये आय भाव में चला गया, यहां पर आय भाव में क्या स्थिति थी, यहां का जो जुपिटर था वो अपने से 12th हो गया था, यहां पे वीनस नीच का हो गया, तो यहां पर भी ये एफ्लिक्ट हो गया। इस बर्थ चार्ट में भी और मून चार्ट में भी, दोनों में भी वही परिस्थिति रही। अब जरा नवांश को और देख लेते हैं, देखो ध्यान से। नवांश में वीनस आ गया 8th हाउस में नीच का, इसका मतलब इसका नीचत्व खत्म नहीं हुआ नवांश में भी, D9 में भी, और ये 8th हाउस में आ गया। तो क्या हुआ फिर यह हुआ कि वीनस जब 5th हाउस में था, तो परिस्थितियां ये थी, यहां केतु की दृष्टि थी, परिस्थितियां ये थी कि जो विवेचन दिया गया था वो ये दिया गया था कि संतान का भाव भी हाई, जिसको हायर एजुकेशन कहते हैं, उसका भी भाव है, इंटेलिजेंस का भी भाव है, हमारी मेमोरी का भी भाव है, हमारे प्री वर्थ एट्रीब्यूट्स का भी भाव है। ये सब चीज़ें होती हैं यहाँ पे। 5th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक ट्राइन होता है, ये ट्राइन है हमारे, इनको त्रिकोण कहते हो, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। केतु की दृष्टि देख रहे हो आप यहाँ पे, तो क्या बताया गया था कि बच्चों की प्रॉब्लम होने वाली है। वीनस एक तो नीच का है, केतु की दृष्टि है, बच्चों की दिक्कत होने वाली है, और जो चीज होनी चाहिए प्रोजेनी के लिए वो कमी रहेगी उसकी। और वही बात हुई
कि इनको कोई बच्चा नहीं हो पाया। फिर क्या हुआ, फिर आगे विवेचन दिया गया था कि आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आएगी। क्यों आएगी? राहु और मून देख रहे हो, जहां पे मून नीच का है, आपको यहां दिक्कत आएगी। अब उस समय बहुत अच्छी परिस्थितियां चल रही थी जब ये मुझे दिखाया था, तो जब मैंने ये लिखा तो बोला ये तो दिक्कत कोई है नहीं, ऐसी तो नहीं आनी चाहिए। अभी बताता हूं कैसे आई। तो ये दिक्कत भी बाद में आ गई। फिर हमने बोला 6th हाउस आपका एफ्लिक्टेड है, एनिमीज एकदम बढ़ेंगे, हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, साथ ही साथ कर्जे में आप पड़ सकते हैं। देख लीजिए, मरकरी ये भी बताया था कंबस्ट भी है, रेट्रोगेट भी है। सन और मार्स भी आपका कर्जे का कारक होता है, वो भी विराजमान है। और मार्स और मरकरी बहुत अच्छे संबंध नहीं है। सन मरकरी कंबस्ट है, इसका मतलब बुरी तरह से अफ्लिक्टेड हो गया, और सन अपने आप में वैसे ही डेबिलिटेटेड है। तो कोई भी यहां पर प्लैनेट ऐसा नहीं है जो अच्छे रिजल्ट्स देने की परिस्थिति में हो। तो क्या हुआ, तो इन्होंने ले लिया नई मशीनें लगाने के लिए कर्जा, एडवांसमेंट के लिए। 6th हाउस ज्यादातर, ध्यान रखिए, ज्यादातर इंडस्ट्रियलिस्ट जो होते हैं वो 6th हाउस उनका बहुत एनर्जाइज होता है, और वो इतना एक्सपेंशन करते चले जाते हैं कई बार उनका अनप्लान्ड वे में, कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि वो जो कर्जा ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, उतना उनको वापसी नहीं होती है, और वो बहुत प्रॉब्लम में आ जाते हैं। इनका 12th हाउस बहुत ज्यादा खराब नहीं है, नहीं तो फिर क्या स्थिति बनती है कि कैपिटल पनिशमेंट वगैरह जो पनिशमेंट होता है उसकी परिस्थिति बन जाती है, या इंपीचमेंट जिसको कहते हो, जेल जिसको कहते हो, तो वो स्थिति तो नहीं है। लेकिन हाँ यह है कि कर्जा बढ़ेगा और आप दिक्कत में आओगे। तो चूंकि पैसा उस समय बहुत था, तो बोला नहीं कर्जे, मैं कर्जा लूंगा ही नहीं, कर्जे की जरूरत क्या है, हमारे पास इतने रिसोर्सेज हैं कि हम आराम से कर पाएंगे। लेकिन वो एडवांसमेंट करना था, वो नई नई मशीनें लगानी थी, और इसलिए बैंक से बहुत ज्यादा पैसा ले लिया, अपने रिलेटिव्स से भी पैसा ले लिया, और वो पैसा फंस गया, वो पैसा वापस करने में मुसीबत आ गई। तो ये 6th हाउस। अब ये जो मैंने बताया था शादी का, ये इनका कब हुआ, ये इनका हुआ मून की महादशा में, राहु का अंतर था और केतु का प्रत्यंतर था। क्या बात है, बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा ही बताया था हमने कि आप तीनों लिखे थे कि केतु राहु मून, इनसे इनके महादशा में ये प्रॉब्लम आपको आएगी। क्या हुआ कि यहां पर मून का महादशा हुआ और राहु का अंतर हुआ और केतु का प्रत्यंतर हुआ। ये था 1/7/2018 से 2/8/2018 के बीच में, और इनका जो डिवोर्स हुआ, डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया 6 जुलाई 2018 को, 6 जुलाई 2018 को अप्लाई कर दिया गया बाकायदा। और तब ये हमसे मिलने आए थे कि ये बहुत भारी प्रॉब्लम हो गई, अब क्या करें। तो ये हमें जिसकी बिल्कुल आशा नहीं थी वो चीज हो गई, लेकिन वो हुआ। फिर क्या हुआ, ध्यान से देखो। अब चूंकि 11th हाउस इनका बहुत एफ्लिक्टेड हो गया। क्यों हुआ? क्योंकि जब हर तरफ से इनको हुआ तो बिजनेस में बहुत ध्यान नहीं दे पाया, और धीरे धीरे वो लोन तो बढ़ता गया, और इन्होंने कुछ एक्सपेंशन कर लिए थे, उसमें प्रॉब्लम हुई, और यहां से जो आय थी वो कम होती चली गई। वो आय और उसका जो प्रोपोर्शनेट जिसको कहते हो, जो प्रोपोर्शन कहते हो, जो रेशियो कहते हो, वो इम्बैलेंस हो गया, उसमें गड़बड़ी आ गई। खर्चे ज्यादा जो एम्प्लॉइज रख रखे थे, और जो खर्चे थे वो ज्यादा, और इनकम कम। तो ये प्रॉब्लम हो गई इनके साथ, और इसलिए काफी परेशानी का कारण हुआ। क्या करना पड़ा? सैटर्न 2nd हाउस में जो एसेट्स थे, सेविंग्स थी, घर में जो भी, उनको डिस्पोज करना पड़ा। एक बहुत बड़ा एसेट इन्होंने बनाया था, उसको कम दामों में बेचना पड़ा, और वो बेचने के बाद भी कर्जा नहीं निपटा। फिर और 2 प्रॉपर्टीज थी, उनको निकाला, तब भी कर्जा नहीं निकला, और आज परिस्थिति यह है कि आज भी लोन पूरा नहीं निकल पा रहा है। काम लगभग 25% बचा है इनके पास, काम लगभग बंद होता जा रहा है, टेंशन होती चली जा रही है। इन्होंने बोला कि आप चाहें तो किसी और नाम से ये कुंडली हमारी विवेचित कर सकते हैं, जिससे लोगों को पता चले कि किस तरह से व्यक्ति
फंसता चला जाता है मुसीबत में, वहां से निकलना उसके लिए आसान नहीं होता है। तो इस तरह से ये परेशानी में फंसते चले गए। अभी बहुत आयु नहीं है इनकी, अभी इनकी आयु मात्र हो रही है 2020 45 साल 7 महीने, 45 साल 7 महीने की आयु इनकी इस समय हो रही है। तो यह परिस्थिति बनी इनकी। यहां पर भी हम देख सकते हैं, देखो सुख भाव में जुपिटर, जिसको अभी हाल बताया था आपको, विपरीत परिस्थितियां किसमें है, कुंभ राशि में। इसी तरह से वीनस 11th में हो गया आय भाव में। फिर हमने देखा केतु राहु आपस में जो हो एक्सिस, इसका मतलब है परिस्थिति इनकी विपरीत हो गई। तो ये कुल मिला के ऐसा हुआ कि हमने देखा कि इनकी कुंडली में यह परेशानी आई। चलिए अब हम देखते हैं इनका D9, इसमें यह एक दो मिसप्लेस्ड है। D9 में हम देख चुके हैं कि वीनस यहां पर है, अच्छा सूर्य सन और मार्स एक साथ हैं, देखो यहां पे, और ये सन जो है वो फिर एक बार डेबिलिटेटेड है 9th हाउस में। 9th हाउस जो हमारा डेस्टिनी का होता है, लक का होता है, रिलीजियस एक्टिविटीज का बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हमारे नेक्स्ट बर्थ भी बताता है, जो लंबी लंबी जर्नीज भी बताता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये ट्राइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां हम देखते हैं कि सूर्य D9 में डेबिलिटेटेड है, तो क्या यहां भी डेबिलिटेटेड है, तो यहां भी डेबिलिटेटेड। इसी तरह वीनस यहां भी डेबिलिटेटेड है, तो यहां भी। इसी तरह हम जुपिटर को देख सकते हैं, यहां पर जुपिटर क्या है, वर्गोत्तम है, देख लीजिए जुपिटर यहां पर कुंभ में है, तो यहां पर भी कुंभ में है। तो ये कुल मिला के परिस्थिति विपरीत बन रही है। अब हम इनका अगर देखें, सर्वाष्टक वर्ग देखें, तो सर्वाष्टक वर्ग ही इनका, पहले तो D10 देखा, D10 इनका जो है बहुत अच्छा नहीं है। वीनस, सैटर्न, मून, मरकरी एक साथ विराजमान है, और D10 में भी सन जो है डेबिलिटेटेड है, सूर्य साथ नहीं छोड़ रहा है। D9 और D10 इनका एक ही आ रहा है, और इसका मतलब है सन और मार्स 9th हाउस में फिर डेबिलिटेटेड हैं। तो ये और भारी इनके लिए प्रॉब्लम का कारण बना जाके। चलिए अब अगर हम इनका देखें, इनकी जो साढ़े साथी का काल था, उस साढ़े साथी का काल इनका 15/11/2011 से 24/1/2020 तक था। अब हमने अभी आपको बताया था इनका जो हुआ था डिवोर्स के लिए, याद होगा आपको, 6 जुलाई 2018 को। उस समय इनकी शनि की दूसरी साइकिल चल रही थी साढ़े साथी की, सेकंड साइकिल ऑफ सैटर्न, और इनकी जो शुरू हुई थी, जस्ट आई टोल्ड यू, 15 नवंबर 2011 और खत्म हुई थी 24 Jan 2020 को। तो जब इनका ये हुआ डिवोर्स, तब थर्ड डैया चल रही थी, तीसरी डैया सेजिटेरियस में, धनु राशि में। तो उस काल में इनकी साढ़े साथी भी चल रही थी, और दूसरी बता दिया मून की महादशा, राहु का अंतर, केतु का प्रत्यंतर, यह परिस्थिति यहां पे चल रही थी, सैटर्न की साढ़े साथी चल रही थी, ठीक है ना। तो तब इनका जो है डिवोर्स हुआ, जिस पर इन्हें बहुत गर्व था कि मेरा ऐसा कभी नहीं होगा, लेकिन वो परिस्थितियां ऐसी बदली कि वो भी हो गया। अब इनके अगर सर्वाष्टक वर्ग देखें तो भी वही स्थिति मिलती है कि 22 पॉइंट्स मिल रहे हैं, 22 बिंदु मिल रहे हैं 7th हाउस को, 22। और इसको देख के भी ये मेंशन किया गया था कि मैरिड लाइफ डिस्टर्ब होने वाली है। तो वो 22 पॉइंट्स जो है बिल्कुल ठीक निकले, और वो रिजल्ट यहां पर बिल्कुल वही आया एग्जैक्ट। बाकी 26 5th को है और 26 2nd को है, तो इसका मतलब यह हो गया, और 25 इनकी पर्सनैलिटी, इसका मतलब है 1st हाउस को है। तो इसका मतलब यह है कि ये दिक्कतें जो हमने बताई थी आपको, वो यहां पर भी वेरीफाई हो रही हैं। तो फ्रेंड्स, आज परिस्थिति यह है कि इनका यह कहना है कि हमारा बिजनेस जो है वो ऑलमोस्ट 20-25% रह गया है, उसमें खर्चे नहीं निकल पा रहे हैं, स्टाफ बहुत रखा हुआ है, रिसोर्सेज उतने हो नहीं पा रहे हैं, हम अब आगे क्या करें। तो उनको उपाय यही बताया गया है कि आप अपने स्टाफ को रिट्रेंच करिए, जिस हिसाब से सबसे पहले बैलेंस शीट, एक फाइनेंशियल मैनेजर रखिए जो इन सब चीजों को प्रॉपर देख सके, क्योंकि हमेशा एक जैसे दिन नहीं रहते हैं। पुराने दिनों में आपने जो किया
वो अब नहीं है, तो अगर अब खराब दिन आए तो आगे ऐसा नहीं कि खराबी बने रहेंगे, वो भी अच्छे होंगे। लेकिन प्रॉपर फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप बनाइए, उस पर खर्च करिए, जितने लोगों की जरूरत उतने रखिए और दोबारा से मेहनत में लग जाइए, तभी संभव है। क्योंकि परिस्थितियां अब आपने देख ली, मजबूरी होती है हमारी कि हम आखिर कहां से पॉजिटिव बताएं। कोई तो बिंदु हो जहां से दिखे नहीं ये बहुत स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है और यहां से ये व्यक्ति निकल जाएगा कष्टों से, नहीं दिख रहा है। तो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो था। ये बहुत मैंने बता दिया आपको, ऑल इंडिया नहीं विदेशों में भी इनकी बुक्स जाती थी, बहुत अच्छे पब्लिशर। उनके साथ जो हुआ, उनकी रिक्वेस्ट पर मैंने बगैर नाम लिए हुए ये वीडियो आपको बताया, जिससे कि आपको भी पता चल सके कि गलत डिसीजंस जो होते हैं या गलत जो आपका अगर चार्ट होता है, जो राय दी जाए उसको प्रॉपर मानिए, नहीं तो लॉस के चांसेस हो जाते हैं, दुर्घटना के चांस हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। अगला वीडियो में आपको फिर किसी अन्य मुद्दे पर, अच्छे किसी विषय पर देने वाला हूं। तब तक के लिए आपने ये वीडियो देखा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत नमन और ओम नमः शिवाय।